हेलो गाइस, टुडे वी डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक एम्फाइमा। ये टॉपिक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों को इसका पता नहीं होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए, लगभग एग्ज़ाम में आ ही जाता है बीएससी नर्सिंग या एमएसएन में। तो हम डिस्कस करते हैं इसको। एम्फाइमा को हम पायोथोरेक्स भी बोलते हैं। एम्फाइमा और जो पायोथोरेक्स होते हैं वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पस है वो एक्यूमुलेट हो जाती है प्लूरल कैविटी में, स्पेस बिटवीन विसरल एंड पैराइटल प्लूरा। और ये किसकी वजह से होता है? किसी भी लंग इन्फेक्शन की वजह से, निमोनिया की वजह से, टीबी या फिर कोई चेस्ट सर्जरी हो रही है उसके बाद होता है ये सब। इसकी एक सिंपल ट्रिक है, एम्फाइमा। पी आता है इसमें, पी से होता है पस प्लस प्लूरल कैविटी, यानी कि प्लूरल कैविटी में पस कलेक्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एम्फाइमा। तो क्या होता है एम्फाइमा में? इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी प्लूरल कैविटी है उसमें पस जमा हो जाती है। पस की वजह से जो हमारे लंग है वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि पस लंग को दबा देती है और जो लंग्स है फिर वो एक्सपैंड नहीं कर पाते और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उसको चेस्ट पेन होता है। इसके एटियोलॉजी और कोजेज़ क्या हो सकते हैं? सबसे जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो बैक्टीरियल न्यूमोनिया है। जब बैक्टीरियल न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं होता है तो इन्फेक्शन प्लूरल तक हो जाता है और वहाँ पे पस कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एम्फाइमा की कंडीशन हो जाती है। तो सबसे कॉमन कोज इसका क्या हो सकता है? बैक्टीरियल न्यूमोनिया। सेकेंड है लंग एब्सिस रप्चर। जो लंग्स में एब्सिस बन जाती है या फिर जो पस एक्यूमुलेट हो जाती है, अगर वो फट जाए और वो प्लूरल कैविटी में चली जाए तो वहाँ पे एम्फाइमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है। थर्ड है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। अगर टीबी का इन्फेक्शन लंग्स और प्लूरा दोनों को अफेक्ट करे तो एम्फाइमा की कंडीशन बढ़ जाती है। उसके बाद है चेस्ट ट्रोमा। अगर कोई एक्सीडेंट हो या फिर कोई चेस्ट इंजरी हो रही हो, उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो हमारी चेस्ट के अंदर चला जाए और इन्फेक्शन होने से प्लूरल कैविटी में पस बन जाए तो एम्फाइमा की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। फिफ्थ है पोस्ट थोरेसिक सर्जरी। चेस्ट या फिर कोई लंग सर्जरी हो रही है उसके बाद अगर इन्फेक्शन हो जाए प्लूरल कैविटी में तो एम्फाइमा हो सकता है। सिक्स्थ है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है कोई ब्लड इन्फेक्शन होना। जब बैक्टीरिया ब्लड में फैल जाते हैं तो वो लंग्स और प्लूरा तक हो जाते हैं, इसकी वजह से इन्फेक्शन या फिर पस की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको एम्फाइमा बोलते हैं। सेवंथ है ईसोफेजियल रप्चर। जब हमारी फूड पाइप ईसोफेगस वो फट जाए और उसके जो जर्म्स हैं वो चेस्ट कैविटी में चले जाएँ तो वहाँ पे चेस्ट कैविटी में इन्फेक्शन हो जाता है और एम्फाइमा की कंडीशन बन जाती है। कॉमन ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इसका मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है। सेकेंड है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। थर्ड है क्लेब्सिला न्यूमोनिया। फोर्थ है एनारेबिक बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ इसमें न्यूमोनिया बैक्टीरिया ही होते हैं, क्योंकि ये न्यूमोनिया की सीवियर स्टेज होती है। जब जो बैक्टीरियल न्यूमोनिया उसका ट्रीटमेंट ना हो, हमने अभी भी पढ़ा था कोजेज में कि जो बैक्टीरियल न्यूमोनिया उसका ट्रीटमेंट ना हो तो एम्फाइमा की कंडीशन डेवलप होती है। तो सारे जो न्यूमोनिया वाले बैक्टीरिया हैं वही इसके कॉमन ऑर्गेनिज्म है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, क्लेब्सिला न्यूमोनिया एंड एनारेबिक बैक्टीरिया। उसके बाद है इसके रिस्क फैक्टर्स, किन लोगों में ज़्यादा होता है? तो सबसे पहले एल्डरली एज, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बढ़ती एज के साथ हमारी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेकंड है क्रोनिक लंग डिजीज़, COPD। इसकी फुल फॉर्म होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो पहले ही वीक होते हैं और इन्फेक्शन का रिस्क और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये एक रिस्क फैक्टर आता है एम्फाइमा का। थर्ड है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में हाई ब्लड शुगर से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और इन्फेक्शन और पस जल्दी बनता है। फोर्थ है अल्कोहलिज्म। अल्कोहल से बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है वो, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है और निमोनिया और एम्फाइमा का रिस्क बढ़ता है। फिफ्थ है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, HIV हो गया, कैंसर हो रहा है या फिर किसी की स्टेरॉयड थेरेपी चल रही है, उन सब में इन्फेक्शन जल्दी होता है और सीवियर होता है। सिक्स्थ है प्रोलॉन्ग्ड न्यूमोनिया। अगर न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट टाइम पर ना हो तो इन्फेक्शन प्लूरा तक हो जाता है। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी। इसमें हमारा इजी पैथोफिजियो मैं बताती हूँ, जो हमारे एटियोलॉजी है या फिर जो कोजेज़ होते हैं उसकी वजह से न्यूमोनिया है, जैसे टीबी है, ये हमारे एटियोलॉजी और कोजेज़ हैं। ड्यू टू एटियोलॉजी और कोजेज़ न्यूमोनिया या फिर टीबी इन्फेक्शन प्लूरल कैविटी तक स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से प्लूरल कैविटी में इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है और कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। प्लूरल कैविटी में फ्लूइड जमा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। बैक्टीरिया इस फ्लूइड को इन्फेक्ट कर देता है और वहाँ पे पस बनाना शुरू कर देता है, जिसको हम बोलते हैं एम्फाइमा। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे फिब्रिन डिपॉजिट होने लगते हैं और पॉकेट्स बन जाती हैं, जिसको लोक्यूलेशन बोलते हैं। तो हमारी जो प्लूरा है वो मोटी होने लगती है फिब्रिन जो डिपॉजिट हो रहे हैं उसकी वजह से, और जो हमारे लंग है वो कंप्रेस्ड होने लगते हैं, लंग एक्सपैंड नहीं हो पाते और हमारे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन हो जाती है। तो सिंपल ट्रिक में इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले इन्फेक्शन होगा बैक्टीरिया को, उसकी वजह से वो इन्फ्लामेशन करेगा, वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी, फिर पस कलेक्शन होगा, फिर लंग कंप्रेस हो जाएंगे, फिर ब्रीथलेसनेस होगी, हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ एम्फाइमा। 3 स्टेजेस होते हैं इसकी, एक्सुडेटिव स्टेज, फिब्रिनो प्यूरुलेंट स्टेज, थर्ड है ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। एक्सुडेटिव हमारी अर्ली स्टेज होती है, इसमें थिन और स्टेराइल फ्लूइड होता है
इसमें पस एक्यूमुलेट नहीं होती है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो पेशेंट को अर्ली स्टेज में कुछ पता नहीं चलता। सेकंड है फिब्रिनो प्यूरुलेंट स्टेज। इसमें जो फ्लूइड है वो इन्फेक्ट हो जाता है, बैक्टीरिया उस फ्लूइड में एंटर कर जाता है और पस बनानी शुरू कर देता है और फिब्रिन डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग पॉकेट्स बनने लग जाती हैं पस की, जिसको हम बोलते हैं लोक्यूलेशन। थर्ड है ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। ये हमारी लेट स्टेज होती है। प्लूरा पर जो थिक फाइब्रस लेयर है वो बन जाती है और जिसकी वजह से लंग्स उस फाइब्रस लेयर में ट्रैप हो जाते हैं, तो क्रॉनिक एम्फाइमा डेवलप हो जाता है। फिफ्थ उसके बाद हैं क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और हमारे सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। फीवर विद चिल्स, हमें इन्फेक्शन की वजह से फीवर बुखार होगा और ठंड लगेगी। सेकंड है चेस्ट पेन, प्लूराइटिक, गहरी सांस लेने या फिर खांसी करने पर चेस्ट पेन बढ़ता है। थर्ड है डिस्पनिया, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि हमारे लंग कंप्रेस्ड हो रहे हैं। फोर्थ है कफ विद स्पूटम, खांसी के साथ साथ बलगम भी आएगी। फिफ्थ है मेलिएज और फटीग। मेलिएज का मतलब होता है मसल में जो थकावट होती है उसको बोलते हैं मेलिएज, और फटीग वो हमारी नॉर्मली वीकनेस होती है। सिक्स्थ है डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड्स। स्टेथोस्कोप से जब हम उसकल्टेशन प्रोसेस के थ्रू हमारी लंग साउंड्स हैं उनको असेस करते हैं, ब्रीथ साउंड्स हैं उनको असेस करते हैं, तो उनकी आवाज़ हमें कम सुनाई देती है। सेवन्थ है डलनेस ऑन परकशन। जब हम परकशन में हम चेस्ट को टैप करके देखते हैं तो हमें डल साउंड आती हैं क्योंकि हमारी जो पस है वो भारी होती है। उसके बाद है टेकिपनिया, सांस तेज चलने लगती है हमारी। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में हमारे चेस्ट एक्सरे, इसकी वजह से हमें प्लूरल इफ्यूजन फ्लूइड कलेक्शन दिखता है। चेस्ट अल्ट्रासाउंड, पस और लोकुलेशन दिखते हैं। सीटी चेस्ट में इन्फेक्शन कितना सीवियर है और पस कहाँ कहाँ फैली हुई है ये बताता है। थोरैकोसिंथेसिस में हम नीडल से प्लूरल फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं और इसमें फाइंडिंग्स आ जाएंगी। थिक पस मिलेगी हमें, पीएच लेस देन 7.2, WBC बढ़े हुए मिलेंगे, कल्चर पॉजिटिव आएगा, बैक्टीरिया भी मिलेंगे। फिफ्थ है ब्लड टेस्ट में WBC इंक्रीज़ मिलेगी, ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये इंक्रीज़ मिलेगा, CRP इंक्रीज़ मिलेगा। ये सब इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा कि IV ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, हमें इन्फेक्शन हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि हमारा जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए। सेकंड ऑक्सीजन थेरेपी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम उसको ऑक्सीजन देंगे। एनाल्जेसिक्स में पेन कम करने के लिए हम उसको एनाल्जेसिक्स देंगे। एंटीपायरेटिक्स में फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स देंगे। लंग्स के सिक्रीशंस को निकालने के लिए हम चेस्ट फिजियोथेरेपी टेक्निक का यूज़ करेंगे। ये टेक्निक हम आगे पढ़ेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में इंटरकोस्टल चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, ICD, ये फंडामेंटल में पढ़ते हैं। चेस्ट ट्यूब लगा के हम पस को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद है इंट्राप्लूरल फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी। इसमें जो फिब्रिन होता है ना उसको डिजोल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पस है वो आसानी से ड्रेन आउट हो जाती है। वार्ड्स वीडियो एसोसिएटेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, कैमरा की हेल्प से हम पस और फिब्रिन दोनों को रिमूव कर देते हैं। डिकोर्टिकेशन, क्रॉनिक एम्फाइमा में थिक फाइब्रस लेयर को सर्जरी से हटाया जाता है ताकि जो लंग्स हैं वो दोबारा एक्सपेंड हो सके। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा, रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करेंगे, चेस्ट ट्यूब को देखेंगे कहीं पेशेंट ने उसको ब्लॉक तो नहीं कर रखा, ड्रेनेज सिस्टम को एसेप्टिक केयर देंगे, वहाँ की हम बार बार हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, सफाई करेंगे ताकि दोबारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, पेन की मैनेजमेंट करेंगे, डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि हमें जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपरली हो उसके। हाई प्रोटीन और न्यूट्रिशियस डाइट देंगे। एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन टाइम पर लेने के लिए पेशेंट को एजुकेशन देंगे। तो ये है हमारा एम्फाइमा। इसमें हो सकती है सेप्सिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फाइब्रोथोरेक्स, ज़्यादा फाइब्रस लेयर बन सकती है हमारी थोरेसिक कैविटी में, लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, क्रॉनिक एम्फाइमा हो सकता है और ज़्यादा पस का कलेक्शन हो सकता है। प्रिवेंशन में क्या होगा, हमें अर्ली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा निमोनिया का, कंप्लीट एंटीबायोटिक कोर्स को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में हम कोर्स को छोड़ सकते हैं वरना बैक्टीरियल इन्फेक्शन फिर से होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन, न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाएंगे हम और गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन रखेंगे।